ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपाकर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है? अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है, जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा। लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दे, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। हर इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या?
अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू, अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। ईशान, देखो कितनी बर्फ गिर रही है। ईशान के पापा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। ईशान के पापा का शिमला में ट्रांसफर हुआ था और वो लोग कुछ ही दिनों पहले इस नए घर में आए थे। ईशान भाग के खिड़की के पास आया। कितना प्यारा दिख रहा है सब कुछ। पूरी जमीन ही बर्फ से भरी हुई लग रही थी। पापा, मैं स्नोमैन बनाऊं बाहर जाके? ईशान ने जोश के साथ पूछा। ठीक है, पर अच्छे से स्वेटर पहन लेना, पापा ने याद दिलाया। ईशान बागीचे में गया और काफी मेहनत करके उसने एक बड़ा सा स्नोमैन बनाया। गाजर का नाक, सर पे टोपी, गले पे मफलर। स्नोमैन एकदम शानदार दिख रहा था। अगले दिन सुबह उठ के ईशान भाग के गया स्नोमैन को देखने। बागीचे में जाके वो हैरान हो गया। पूरे बगीचे में किसी के पाँव के निशान थे। रात को यहाँ कौन आया? उसने सोचा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। 4 दिन तक रोज यही होता रहा। 5वें दिन ईशान ने ठान लिया कि वो आधी रात को बगीचे में जाके देखेगा। बीच रात में एक छोटा सा टॉर्च लेके वो बगीचे में पहुंचा। बगीचा वापस पाँव के निशानों से भरा हुआ था। ईशान इधर उधर देख रहा था कि तभी एक आवाज आई, आछू। पर ईशान को अब भी कोई नहीं दिखाई दिया। फिर से कोई चीखा, आछू। ईशान परेशान हो गया, ये कौन चीख रहा है? तीसरी बार वो जल्दी से पीछे मुड़ा, पर ये क्या? ये तो स्नोमैन चीख रहा था। ईशान ने हैरान होकर कहा, स्नोमैन, तुम चीख सकते हो? स्नोमैन ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंडी है। ईशान की आंखें गोल हो गई। तुम बात भी कर सकते हो? सिर्फ बात ही नहीं, मैं गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ और गुलाटी भी खा सकता हूँ। बोल के स्नोमैन ने हवा में गुलाटी खाई। ईशान हंस पड़ा। स्नोमैन, तुम तो बहुत ही मजेदार हो, तुम मेरे दोस्त बनोगे? बिल्कुल, स्नोमैन बोला। अब चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। यूं ही मौका मिलते ही ईशान स्नोमैन के साथ घंटों खेलता और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे सर्दी का महीना खत्म होने लगा और गर्मी बढ़ने लगी। एक दिन ईशान बगीचे में गया स्नोमैन को ढूंढने, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। घूमते घूमते अचानक उसे एक धीमी सी आवाज आई, ईशान, इधर नीचे देखो। ईशान ने नीचे देखा तो सिर्फ स्नोमैन की टोपी दिखाई दी, पर टोपी उठाई तो उसके नीचे एकदम छोटा सा स्नोमैन दिखा। अरे स्नोमैन, ये तुम्हें क्या हुआ? ईशान ने घबरा के पूछा।
गर्मी की वजह से मैं पिघलने लगा हूँ, मुझे बचाओ ईशान, स्नोमैन ने रोते हुए कहा। ईशान के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने घर आकर पापा को सब सच सच बता दिया। पहले तो पापा को विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर बाहर आकर बोलते हुए स्नोमैन को देखकर वो भी अचंभित हो गए। अचानक पापा को एक आइडिया आया। उन्होंने स्नोमैन को बहुत ध्यान से उठाया और घर में आके फ्रिज में डाल दिया। ईशान अब बहुत ही खुश था। जब भी उसका मन करता वो फ्रिज खोल के स्नोमैन के साथ खेल लेता। दिन भर बंद रहने की वजह से स्नोमैन को थोड़ा सा दुख तो होता, पर ईशान को देख के वो वापस खुश हो जाता। ईशान की एक पालतू बिल्ली थी। बिल्ली को स्नोमैन बिल्कुल पसंद नहीं था। स्नोमैन के आने के बाद से सब उसी की तरफ सारा ध्यान देने लगे थे। एक दिन जब घर पे कोई नहीं था, बिल्ली ने धक्का मार के फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। फ्रिज के अंदर गर्मी बढ़ने लगी। स्नोमैन घबरा गया। अगर जल्दी ही उसने कुछ रास्ता नहीं निकाला तो पूरी तरह से पिघल जाएगा। बिल्ली आराम से बाहर वरांदे में जा बैठी। स्नोमैन ने आसपास देखा तो उसे लंबी हरी मिर्च की एक गट्ठी दिखी। स्नोमैन ने फटाफट हरी मिर्च को फ्रिज के खुले दरवाजे की तरफ गिराया और रस्सी पे चलने के जैसे धीरे धीरे करके फ्रिज के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा बंद करके उसने चैन की सांस ली। ईशान के घर आने के बाद उसने सब कुछ बताया। ईशान को बहुत बुरा लगा और उसे समझ आया कि स्नोमैन को घर में रखना अब खतरनाक हो गया है। पापा ने फिर आइडिया दिया। ईशान, पता है तुम्हारे स्नोमैन के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? चिड़ियाघर में, जहां वो लोग पेंगुइन रखते हैं। फिर स्नोमैन को दिन भर फ्रिज में बंद भी नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन ईशान स्नोमैन को चिड़ियाघर लेके गया। सारे पेंगुइन उसे देख के बहुत खुश हुए और प्यार से उसके साथ खेलने लगे। इस तरह से स्नोमैन को अपनी आजादी मिली और ईशान का जब मन करता वो स्नोमैन के साथ लाके खेल लेता। धन हमेशा सुरक्षित रहता है। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम के गांव में राजा रघुवीर राज करते थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी राधा। राधा सभी की चहेती थी। राजकुमारी राधा देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन राजकुमारी राधा को बहुत घमंड था। वह हमेशा दूसरों का मजाक बनाती थी और तिरस्कार करती थी। एक दिन की बात है, नौकरानी की बेटी विमला ने राजकुमारी राधा की गुड़िया खेलने के लिए ले ली और इतने में राजकुमारी वहां पहुंच गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी गुड़िया को लिया? शोर सुन राजा और रानी वहां आए। क्या हुआ राजकुमारी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? देखिए पिताजी, इस नौकरानी की बेटी ने मेरी गुड़िया ले ली। कोई बात नहीं बेटा, आपके पास तो इतनी सारी गुड़ियां हैं। अब विमला पर गुस्सा मत करो। लेकिन राजकुमारी नहीं सुनती। राजा नौकरानी की बेटी विमला को कहते हैं, बेटा विमला, दुखी मत हो। राजकुमारी का गुस्सा तेज है और आप ये गुड़िया ले जाओ। राजकुमारी को मनाने के लिए राजा राजकुमारी के लिए नई गुड़िया लाते हैं। गुड़िया देखकर राजकुमारी का गुस्सा शांत हो जाता है। एक दिन राजकुमारी बगीचे में खेल रही होती है। इतने में एक तितली राजकुमारी के कपड़ों पर बैठ जाती है और तितली का रंग राजकुमारी के कपड़ों पर लग जाता है। राजकुमारी को गुस्सा आता है और वह सैनिकों को बुलाती है। इस तितली को मार डालो, इसकी वजह से मेरे कपड़ों पर रंग लग गया है। सैनिक उस तितली को मारते हैं और मरते हुए तितली राजकुमारी को कहती है, राजकुमारी, तुमको खुद पर बहुत घमंड है ना। अब तुम सूरज ढलते ही तितली बन जाओगी और सूरज निकलते ही राजकुमारी। यह मेरा श्राप है, तब तुम्हारा घमंड खत्म होगा। इस कहानी में आगे क्या होता है, देखिए ब्रेक के बाद। अब राजकुमारी डर जाती है। जैसे ही शाम होती है, राजकुमारी तितली बन जाती है। अब ऐसा रोज होने लगता है। राजकुमारी अपने माता पिता को बताती है, लेकिन वे भी इसमें कुछ नहीं कर पाते
और ना ही यह बात किसी को बता पाते। दिन निकलते जाते हैं, राजकुमारी बड़ी होती जाती है, लेकिन राजकुमारी उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाती। सूरज ढलने के बाद राजकुमारी अपने कमरे से भी बाहर भी नहीं आती। एक दिन नौकरानी की बेटी विमला यह सब होते हुए देख लेती है। विमला को यह सब देखकर राजकुमारी की बहुत चिंता होने लगती है, लेकिन विमला इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत आते हैं। वे राजमहल भी जाते हैं। राजा रघुवीर संत को सब बताना चाहते हैं, लेकिन संकोच के कारण कुछ बता नहीं पाते। संत राजमहल में ही ठहरते हैं। सुबह होते ही राजकुमारी कहीं नजर नहीं आ रही है। जी मैं अभी बुलाता हूँ। राजा राजकुमारी को बुलाते हैं। जैसे ही संत राजकुमारी को देखते हैं, वे समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उसी दिन विमला संत के पास जाती है और उन्हें सब बताती है, लेकिन मुझे राजा ने क्यों कुछ नहीं बताया। आप आज शाम तक रुकिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे राजकुमारी तितली बन जाती है। और सुबह होते ही जब संत अपनी आंखों से देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। वे राजा को पूछते हैं तो राजा उन्हें सब बताते हैं कि यह सब कैसे हुआ। आप चिंता मत कीजिए, पास के गांव में एक भील परिवार है, उनके पास से उनके घर का जल ले आइए, लेकिन शाम से पहले, और यह काम आपको ही करना पड़ेगा। संत के कहे अनुसार राजा गांव में जाकर भील के परिवार से उनके घर का जल लेकर आते हैं। अब संत राजकुमारी को वह जल पीने के लिए कहते हैं। राजकुमारी का घमंड अब तक नष्ट हो चुका होता है, तो बिना किसी आपत्ति के राजकुमारी वह जल पी लेती है। जल पीने के बाद राजकुमारी हमेशा के लिए राजकुमारी बन जाती है और उस श्राप से मुक्त हो जाती है। आपको कैसे पता था कि यह भील के घर के पानी से ठीक होगी? यह राजकुमारी की परीक्षा थी कि इसका घमंड नष्ट हुआ या नहीं। और वह तितली एक जादुई तितली थी जिसको राजकुमारी ने मरवा दिया था। वह भील का परिवार नहीं, तितली का परिवार था। अब आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको कोई भील का परिवार नहीं मिलेगा। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबसे और मन ही मन मरी हुई तितली से माफी मांगती है, और विमला से भी। इसके बाद विमला और राजकुमारी अच्छे दोस्त बन जाते हैं।